में आया हूं तो सबसे पहले तो शिव भगवान बाबा भुवनेश्वर नाथ जी को नमन करके अपनी बात को प्रारंभ करना चाहता हूं। भगवान शिव की नगरी शिवहर, जिसे हम गांधी जी से भी जोड़ते हैं, जिनकी ये तपोभूमि रही है, ऐसी चंपारण की भूमि को भी मैं नमन करता हूं और आशीर्वाद लेकर के अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। मैं आप लोगों के साथ सिर्फ कुछ मूल बातों को रखना चाहता हूं। यह चुनाव देश का चुनाव है। यह चुनाव देश के सबसे बड़े पंचायत का चुनाव है। यह चुनाव देश को नई दिशा देने वाला चुनाव है। और मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं कि भारत ने पिछले 10 साल में 2 महत्वपूर्ण घटनाएं देखी हैं। 2 महत्वपूर्ण घटनाएं। एक घटना जो 10 साल पहले हमारा साधारण व्यक्ति, हमारा साधारण मानवी, हमारे देश का साधारण मनुष्य, हमारे देश का साधारण नागरिक ये मान बैठा था कि इस देश में कुछ बदलने वाला नहीं है, सब ऐसे ही चलेगा, सब राजनेता बेईमान हैं, कुछ बदलेगा नहीं, राजनीति परिवर्तन का माध्यम नहीं होगी। लोगों को सत्ता और राजनीति पर अविश्वास हो गया था, विश्वास टूट गया था और भारत देश की छवि एक पिछलग्गू देश की, एक भ्रष्टाचारी देश की, एक अविकसित देश की, एक लोगों के साथ एक साधारण तरीके से भारत के मानवी के मन में बैठ चुका था कि भारत आगे नहीं बढ़ सकता है। लेकिन 10 साल के अंदर मोदी जी के नेतृत्व ने देश में यह भरोसा दिलाया, देश में यह विश्वास पैदा किया, देश को आत्मविश्वास से जागृत किया कि आज यह चुनाव सिर्फ लवली आनंद का चुनाव नहीं रह गया, यह चुनाव मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने का चुनाव हो गया है। आज साधारण आदमी विकसित भारत के संकल्प को लेकर के चल रहा है। यह बदलता भारत। 10 साल पहले राजनीति होती थी, वह राजनीति होती थी जाति की, वह राजनीति होती थी धर्म की। जाति को जाति से लड़ाओ, धर्म को धर्म से लड़ाओ, तुष्टीकरण करो, वोट बैंक की राजनीति करो और वोट बैंक की राजनीति करके अपने आप को सत्ता पर बैठाओ और फिर उसके बाद अपने परिवार और अपनी जाति की चिंता करो। यह राजनीति का ढर्रा था, यह राजनीति का तरीका था। लेकिन 10 साल के अंदर मोदी जी ने तुष्टीकरण को धत्ता दिखाया, जातिवाद को समाप्त किया, धर्म को सबको एक बराबर देखा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास इस मंत्र को लिया और भारत को इस 10 साल में अग्रगणी राज्यों में, देश में खड़ा कर दिया। इस बात को हमको याद रखना चाहिए। आज भारत पिछलग्गू भारत नहीं है। आज भारत अग्रगणी राज्यों में खड़ा, देश में खड़ा है। आज भारत मांगने वाला भारत नहीं है। आज भारत देने वाला भारत हो गया। ये परिवर्तन आ चुका है। ये 2 घटनाओं ने
इस बात को साबित कर दिया है कि भारत की जनता ने, बिहार की जनता ने और सीहोर की जनता ने यह तय कर दिया है कि एक बार फिर और अब की बार मित्रों, मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूं। आज कोरोना की मार के बाद और यूक्रेन युद्ध के बाद अमेरिका की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई है, यूरोप की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई है, जापान चिंतित है। रशिया यूक्रेन वॉर के बाद उसकी अर्थव्यवस्था में तकलीफ है। जापान, ऑस्ट्रेलिया, सबकी अर्थव्यवस्थाएं लड़खड़ाई हुई हैं। लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में आज दुनिया कहता है कि अगर कोई ब्राइट स्पॉट है, अगर कोई आशा की जगह, किरण है, चमकता सितारा है, तो वो भारत है, भारत है, भारत है। और आपको जानकर और खुशी होगी कि 5-7 साल पहले भारत की अर्थव्यवस्था 11वें नंबर पर खड़ी थी, 11वें नंबर पर। आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन, ब्रिटानिया, जिसने हमको 200 साल राज किया, उसको पछाड़कर भारत आज 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गई, 5वें नंबर की। और याद रखना मित्रों, तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना, भारत तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा, तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। मित्रों, ये सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण, इस मंत्र को लेकर के मोदी जी चले हैं। आपको जानकर खुशी होगी, आप सब लोग बचपन में सुनते होंगे जापानी गाड़ियां, डैटसन टोयोटा। मैं आपको खुशखबरी बताना चाहता हूं कि भारत ने मोदी जी के नेतृत्व में जापान को पछाड़कर आज भारत ऑटोमोबाइल में तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन गई, तीसरे नंबर की। मुझे प्रदेश का भी और देश का भी स्वास्थ्य मंत्री रहने का मौका मिला है। मैं स्वास्थ्य मंत्री रहा हूं। इस देश में ट्यूबरक्लोसिस की दवा, टीबी की दवा को आने में 28 साल लग गए। इस देश में टेटनस की दवाई को आने में 30 साल लग गए। इस देश में डिप्थेरिया की दवाई को आने में 25 से 30 साल लग गए। इस देश में जापानी बुखार, जापानीज इंसेफ्लाइटिस, जिससे हमारे बच्चे मुजफ्फरपुर में त्रस्त होते थे, उसकी दवा को आने में 100 साल लग गए, 100 साल। 1906 में दवा बनी थी जापान में, 2006 में भारत में आई। लेकिन आपको जानकर के खुशी होगी कि मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत दवाई बनाने में दुनिया में दूसरे नंबर का देश हो गया, दूसरे नंबर का देश। आज सबसे सस्ती और असरदार दवा आज भारत बना रहा है। और आपको जानकर खुशी होगी कि कोरोना में मोदी जी ने पहला 27 जनवरी को कोरोना 2020 में केस डिटेक्ट हुआ था। अप्रैल महीने में मोदी जी ने 20 अप्रैल को टास्क फोर्स बैठाया और 9 महीने के अंदर भारत ने एक नहीं 2-2 वैक्सीन बना करके दी, 2-2 वैक्सीन। और आप जो बैठे हैं ना बिना मास्क के, 220 करोड़ डबल डोज विथ बूस्टर लगाकर दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे तेज गति का वैक्सीनेशन प्रोग्राम मोदी जी ने करके दिया और इस देश की 140 करोड़ की जनता को बचाया। मित्रों, यह है हमारी कहानी।
हम स्टील में, इस्पात बनाने में दूसरे नंबर के हो गए। नहीं तो स्टील का रॉ मटेरियल चाइना से आता था। और आपको एक खुशखबरी और देना चाहता हूं, भारत की ताकत को पहचानो। आपके हाथ में जो मोबाइल है, चेक कर लेना। 10 साल पहले इस मोबाइल पर लिखा होता था मेड इन चाइना। इस मोबाइल पर लिखा होता था मेड इन कोरिया। इस मोबाइल पर लिखा होता था मेड इन ताइवान। इस मोबाइल पे लिखा होता था मेड इन जापान। आज आपके मोबाइल पे लिखा है मेड इन इंडिया। आज 97% मोबाइल भारत में बन रहा है। 97% मोबाइल दुनिया का दूसरे नंबर का मोबाइल बनाने वाला देश बन गया। ये 10 साल के अंदर आपके हाथ में आत्मनिर्भर भारत खड़ा है। आपके हाथ में आपके आत्मनिर्भर का मोबाइल है आपके हाथ में। यह फर्क आया है। हम डिफेंस में बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं था हमारे पास। हमारे पास लड़ाकू विमान खत्म हो रहे थे। हमारे पास 80 करोड़ की जनता को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, 80 करोड़ की जनता को। और आपके बिहार में 8 करोड़ 70 लाख लोगों को प्रति महीने मोदी जी की तरफ से 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल और 1 किलो दाल दिया जा रहा है। ये याद रखिएगा। और खुशखबरी यह है कि भारत के 25 करोड़ लोग आज गरीबी की रेखा से निकल करके ऊपर आ गए, ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के कारण। और मेरी बात और याद रखिएगा, अगले 5 साल तक मोदी जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना चलता रहेगा और आपको मिलता रहेगा। ये भी आपको ध्यान में रखना है। मित्रों, कभी आपने सोचा था कि किसान को हर चौथे महीने 2-2 हजार रुपए उसके खाते में आएंगे? कभी सोचा था? 12 करोड़ किसान को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में मोदी जी एक बटन दबाते हैं और 11 करोड़ किसानों के खाते में हर चौथे महीने में 2-2 हजार रुपए पहुंच जाता है। यह बदलता भारत है। और आपको जानकर खुशी होगी कि 80 लाख किसान बिहार के हैं जिनको किसान सम्मान निधि मिल रहा है। यानी लगभग रीचिंग 1 करोड़ लोगों को यह मिल रहा है। यह भी आप ध्यान में रखिए। और मित्रों, मोदी जी ने तय किया है कि दाल में, दलहन में और तेल में, तिलहन में भारत अगले 5 साल में आत्मनिर्भर हो जाएगा। अब हमको किसी की जरूरत नहीं होगी, हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे। और श्रीअन्न में, मोटा अनाज में भारत दुनिया का हब बनेगा। यह भी हम लोगों ने तय किया है। मैं यहां यह भी आपसे चर्चा करना चाहता हूं। लवली आनंद जी विधायक रही हैं, सांसद रही हैं। आनंद मोहन जी सांसद रहे हैं, विधायक रहे हैं। हमारे जायसवाल जी विधायक हैं। हमारे सब स्थानीय विधायक हैं। इनसे पूछिए, मैं 1993 में पहली बार विधायक बन गया था। 1993 में, उस जमाने में मेरा वीडियो मेरे पास आके बोलता था, नड्डा साहब आपको एक खुशखबरी सुनानी है। मैं बताता हूं बार बार। मैं बोलता था, सुना भाई, क्या है खुशखबरी? बोलता था कि आपको एक पंचायत में इस साल 2 इंदिरा आवास योजना के घर मिले हैं। 2। मैं पूछता था, इसका खुशखबरी देना चाहता हूं। लवली आनंद जी को चुनाव जिताइए, सिहोवर को विकास में जोड़िए। मोदी जी का संकल्प है। और मोदी जी का संकल्प है कि आपका बिजली का बिल अगले 5 साल में 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा। 0। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, प्रधानमंत्री
सूर्य हर घर बिजली मुफ्त योजना, हर घर पर सौर ऊर्जा लगेगी, हर घर पर। उस सौर ऊर्जा से बिजली पैदा होगी, आपके घर को बिजली उसी से निकलेगी, और जो आपसे खपत नहीं होगा वह बिजली सरकार खरीद लेगी और आपको आमदनी का जरिया हो जाएगा। ये प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना चल रही है, ये विकास की योजनाएं हैं। मैं यहां ये भी बोलना चाहता हूं मित्रों, मैं शिवहर में आया हूं तो बड़े फक्र से बोलना चाहता हूं, ये आयुष्मान भारत, यहां जितने विधायक बैठे हैं इनसे पूछना, लवली जी से भी पूछिएगा, 10 साल पहले आप चिट्ठी लिखा करती थी, प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, मेरे इलाके में एक गरीब व्यक्ति को कैंसर हो गया है, उसके इलाज के लिए पैसे नहीं है, वो उसका जमीन बिक जाएगा, उसका मकान बिक जाएगा, वो गरीब आदमी को कोई देखने वाला नहीं है, कृपया 2 लाख दीजिए, कृपया 1.5 लाख दीजिए, कृपया 1 लाख दीजिए। ऐसी चिट्ठियां आप लिखा करते थे। लेकिन मोदी जी ने 10 करोड़ 74 लाख परिवार, 50 करोड़ लोग, भारत की 40% की आबादी, और कौन है वो आबादी? गरीब लोग। कौन है वो गरीब लोग? रिक्शा वाला, ठेला वाला, रेड़ी वाला, फेड़ी वाला, सब्जी वाला, पल्लेदार, बस का ड्राइवर, बस का क्लीनर, ट्रक का ड्राइवर, ट्रक का क्लीनर, बस का कंडक्टर, होटल का वेटर, बाल काटने वाला सैलून में, कूड़ेदान से प्लास्टिक इकट्ठा करने वाला, ऐसे गरीब लोगों को मोदी जी ने 5 लाख रुपए हर साल गंभीर बीमारी से लड़ने के इलाज के लिए पैसा दिया, हर साल। और मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप डंके की चोट पर दुनिया को बता सकते हो कि दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ कवरेज प्रोग्राम है तो वो आयुष्मान भारत है, मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाला स्कीम है। मित्रों, अब एक खुशखबरी और सुनाना चाहता हूं, लवली आनंद जी को चुनाव जिता देना, 4 तारीख को मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे, और इस देश का कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 70 साल से ऊपर हो, कोई भी बहन जो 59 की हो, वो 1 साल बाद 70 की हो जाएगी। जो भी 70 साल से ऊपर का बहन होगी, माता होगी, बुजुर्ग होगा, उसको मोदी जी के तरफ से 5 लाख रुपए का सालाना आयुष्मान भारत में कवर किया जाएगा। कोई भी महिला, कोई भी बुजुर्ग, किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का, किसी भी इलाके का, और सबसे बड़ी बात है कि किसी भी आमदनी का, अमीर हो या गरीब, 5 लाख रुपए का उसको हेल्थ कवर मिलेगा। ये आप ध्यान में रखिए। यहां 70 साल के बाद तो इंश्योरेंस कंपनी भी किसी को हेल्थ का कवर नहीं देती, और मोदी जी 70 साल के बाद के लोगों को 5 लाख रुपए का सरकार की तरफ से विकास के, उनके हेल्थ के लिए दे रहे हैं। मित्रों, आप एक बात बताओ, मोदी जी के राज में बिहार का विकास हुआ कि नहीं हुआ? आप एक बात बताओ, हाईवे बने कि नहीं बने? आप बताओ, 4 लेन बना कि नहीं बना? आप बताओ, ये गांधी सेतु बना कि नहीं बना? आप बताओ, याद है पहलेजा घाट, याद है वो एलसीटी घाट, जब आप बच्चा बाबू के जहाज पर चढ़ करके इधर से उधर जाया करते थे? आज पटना के इस तरफ भी सेतु, उस तरफ भी सेतु, विकास ही विकास। बोलो, हर पुल पर, हर नदी के ऊपर पुल बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ब्रिज बन रहा है कि नहीं बन रहा है?
मोदी जी ने तय किया है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर पर, हम मौलिक विकास पर 1 साल के अंदर 10 लाख करोड़ रुपए लगा करके विकास को आगे बढ़ा देंगे। इस तरीके का विकास किया। और आपको खुशी होगी कि ग्रांट इन एड में बिहार को 3 लाख करोड़ रुपए देने का तय हुआ है। 3 लाख करोड़। आप बताइए, अब सीहोर में ट्रेन पहुंचने का इंतजाम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है कि नहीं? लाइन बिछ रही है कि नहीं बिछ रही है? आपके इलाके से बड़े बड़े नाम रेल मंत्री बने, किसी ने सीहोर की चिंता की थी क्या? आज बजट में बिहार का बजट रेलवे में 9 गुना बढ़ा दिया गया। 9 गुना बढ़ा दिया गया। और बिहार में 8 मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं। नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग बिहार में, सिर्फ बिहार में 3500 किलोमीटर बन रहा है। ये हाईवे, ये इंटरनेट, देखो मित्रों, याद रखना कांग्रेसियों को, इनके बराबर का धोखेबाज कोई नहीं है, इनके बराबर का बेईमान कोई नहीं है, और इनके बराबर का आपको गुमराह करने वाले कोई नहीं है। मैं 2 उदाहरण देना चाहता हूं। बोलो, जब कोरोना की टीका बन रहा था तो इन्होंने कहा था कि नहीं कहा था कि ये वैक्सीन ठीक नहीं है? बोला था कि नहीं बोला था? गुमराह किया था कि नहीं किया था? बोला था कि नहीं बोला था कि ये मोदी टीका है, मोदी टीका है? अपने चुपके चाप जाके मोदी टीका लगवा लिया और आपको बोलते रहे कि मोदी टीका मत लगाओ। ये गुमराह करने वाले, इन्होंने क्या कहा था कि भारत तो अनपढ़ का देश है, यहां इंटरनेट क्या करेगा, यहां इंटरनेट की क्या जरूरत है, यहां वाईफाई क्या करेगा, यहां ये डिजिटल ट्रांजैक्शन क्या होगा। मित्रों, आज 2 लाख पंचायत तक ऑप्टिकल फाइबर मोदी जी ने बिछा दिए और 2 लाख गांव में कॉमन सर्विस सेंटर खुल गया है। और भारत का सामर्थ्य समझो, भारत के लोगों की ताकत समझो, आपकी ताकत समझो कि आज एक सब्जी वाला भी डिजिटल ट्रांजैक्शन करता है, डिजिटल ट्रांजैक्शन करता है। जिस देश को इन कांग्रेसियों ने अनपढ़ कहा, वहां के ताकत को देखो कि आज रिक्शा वाला और सब्जी वाला भी डिजिटल ट्रांजैक्शन करता है। सब्जी मंडी में बेचने वाला और खरीदने वाला किसान, वो भी डिजिटल ट्रांजैक्शन करता है। ये बदलता भारत आज हमारे सामने खड़ा है। मित्रों, विकास के नए नए आयाम हुए हैं। कभी सोचा था यहां चलती थी ट्रेन जयंती जनता एक्सप्रेस, यहां चलती थी सोनभद्र एक्सप्रेस, आजकल चलती है वंदे भारत। कहीं से निकलो कहीं पहुंच जाओ, सेमी फास्ट ट्रेन। यह बदलता भारत खड़ा है। बोलिए, इसको भारत को आगे बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है? बिहार को आगे ले जाना है कि नहीं ले जाना है? अगर बिहार को आगे ले जाना है तो लवली आनंद जी को तीर के निशान पर बटन दबाना है, उसकी तैयारी करनी है। मित्रों, ये जो आरजेडी है ना, आरजेडी, ये मालूम है इसका नाम क्या है? आरजेडी का नाम है रिश्वतखोरी जंगल राज दलदल। आर फॉर रिश्वतखोरी, पैसा 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 कमाओ, कमीशन। ज फॉर जंगल राज, और ये दल नहीं है, दलदल है, दलदल दलदल। आप बताइए, लोग भूल जाते हैं, ये तेल पिलावन लठिया भाजन रैली हुई थी कि नहीं हुई थी? बोलो, 2003 में हुई थी कि नहीं हुई थी? भूल गए आप लोग?
अरे भैया मैं बिहार का ही रहने वाला था। तेल पिलावन लठिया भाजन, ऐसे लोग आजकल बोलते हैं हम नौकरी देंगे, नौकरी देंगे। अरे ये तुम नौकरी देंगे ये इसलिए बोलते हो क्योंकि मोदी जी ने आज रिपोर्ट कार्ड की राजनीति कर दी। अब तुम्हारा लठिया गया घर में और नौकरी की बात करनी पड़ रही है। तुम क्या दोगे नौकरी? रोजगार देंगे तो मोदी जी देंगे और देश को विकास की ओर ले जाएंगे। इसको हमको समझना चाहिए। और ये कांग्रेस पार्टी, ये पार्टी कोई पार्टी नहीं है, ये भ्रष्टाचारी पार्टी है। ये सब भ्रष्टाचार में लिप्त है, सब भ्रष्टाचार में, ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार। बोलो कोयला घोटाला किया था कि नहीं किया था? बोलो चीनी घोटाला किया था कि नहीं किया था? जरा जोर से बोलो यार, इनकी बेशर्मी तो बताओ। कोयला घोटाला किया था कि नहीं किया था? चीनी घोटाला किया था कि नहीं किया था? चावल घोटाला किया था कि नहीं किया था? और समुद्र का पनडुब्बी घोटाला किया था कि नहीं किया था? अब बोलो अंतरिक्ष में 2G घोटाला किया था कि नहीं किया था? और आप बताओ हवा में हेलीकॉप्टर का, वेस्टलैंड का घोटाला किया था कि नहीं किया था? तो कोयला लिया पाताल से, पनडुब्बी का घोटाला किया समुद्र में, 2G का घोटाला किया अंतरिक्ष में, हेलीकॉप्टर का घोटाला किया हवा में, चावल का घोटाला किया जमीन में। कोई जगह छोड़ी ही नहीं, सब जगह घोटाला ही घोटाला। आप बताइए लालू जी ने चारा खाया कि नहीं खाया? अलकतरा खाया कि नहीं खाया? और नौकरी के बदले जमीन हड़पी कि नहीं हड़पी? ऐसी नौकरी लेनी है क्या? ऐसी नौकरी लेनी है क्या? ऐसी नौकरी देगी ये आरजेडी, ऐसी नौकरी देगी। नौकरी के जगह पर गरीबों की जमीन। ये घोटालेबाज। आप बताओ अरविंद केजरीवाल ने घोटाला किया कि नहीं किया? शराब का घोटाला किया कि नहीं किया? दवाई का घोटाला किया कि नहीं किया? अभी 1 तारीख तक बेल पर है, फिर जेल में जाएगा कि नहीं जाएगा? ये मनीष सिसोदिया जेल में है कि नहीं है? आप बताओ ये सत्येंद्र जैन जेल में है कि नहीं है? ये जेल और बेल के बीच का रिश्ता है इनका। और मित्रों एक बात और बता दूं, ये राहुल गांधी है ना, ये संविधान की पुस्तक लेके घूमता है। मैंने कहा पता नहीं तुम आप पढ़े कितने हो, लेकिन कम से कम संविधान तो पढ़ लो। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा है धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं होगा, धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं होगा। और मोदी जी ने कहा है जब तक मोदी जिंदा है और जब तक भारतीय जनता पार्टी है, कोई भी दलित का, आदिवासी का, पिछड़ा का, अति पिछड़ा का आरक्षण पर डाका नहीं डाल पाएगा, ये मोदी जी ने कहा। चोर कोतवाल को डांटे। आंध्र प्रदेश में तुमने मुस्लिमों को आरक्षण देने के लिए 4 बार दलितों के आरक्षण पर डाका डाला। 4 बार। कितनी बार? 4 बार। और हाई कोर्ट ने दलितों का आरक्षण बचाया। कर्नाटक में तुमने मुस्लिम को आरक्षण देने के लिए पिछड़ा और अति पिछड़ा के आरक्षण से 4% का डाका डाला। तुम डालो डाका और फिर बोलो उल्टे चोर कोतवाल को डांटे। बोलो ऐसे लोगों को आगे आने देना है क्या? आने देना है क्या? मैं एक बात और बोलना चाहता हूं, ये सारी पार्टियां राम विरोधी पार्टियां हैं। क्या है ये? ऐसे लोगों को लाओगे आगे? ये राम विरोधी कैसे हैं? सोनिया गांधी की सरकार ने यूपीए के टाइम में सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट डाला और कहा कि राम काल्पनिक हैं, राम का कोई ऐतिहासिक तथ्य नहीं है, राम का कोई वैज्ञानिक तथ्य नहीं है, इसलिए राम काल्पनिक हैं। और कपिल सिब्बल ने कहा कि राम जन्मभूमि के केस को जरा टालो, जरा लटकाओ, जरा भटकाओ। ये तो आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया
कोर्ट ने राम जन्मभूमि का केस सुलझाया और प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2 साल के अंदर न्यास ने भव्य राम मंदिर बनाया और उसकी प्राण प्रतिष्ठा करके राम को दिया। ये सनातन विरोधी भी हैं, ये सनातन विरोधी भी हैं। इनका पार्टनर उदयनिधि स्टालिन मद्रास में बोलता है, तमिलनाडु में बोलता है, चेन्नई में बोलता है सनातन डेंगू है, सनातन मलेरिया है। ए राजा बोलता है सनातन HIV है। ये क्या जाने सनातन क्या है, इनको क्या मालूम सनातन क्या है। लेकिन जब ये बोलते हैं तो राहुल गांधी चुप रहते हैं, सोनिया गांधी आंखें बंद कर लेती हैं, प्रियंका गांधी कान में रुई डाल लेती हैं। इनको दिखता नहीं है, इनको सुनता नहीं है, इनको बोला नहीं जाता। बोलो ऐसे सनातन विरोधियों को आगे आने दोगे क्या? आने दोगे क्या? ये राष्ट्र विरोधी भी हैं। मैं जिम्मेवारी से बोल रहा हूं। आप बताओ, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में नारे लगते हैं, भारत होंगे तेरे टुकड़े टुकड़े इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। नारे लगाते हैं लोग, वहां नारे लगते हैं अफजल हम शर्मिंदा हैं तेरे कातिल जिंदा हैं। अफजल कौन है? अफजल वो है जो पार्लियामेंट में अटैक का मास्टरमाइंड था। फांसी किसने दी? सुप्रीम कोर्ट के जज ने। माफी किसने नहीं दी? उस समय के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी ने। यानी प्रणब मुखर्जी कातिल हो गया, सुप्रीम कोर्ट का जज कातिल हो गया, और ये शर्मिंदा हो गए कि अफजल हम शर्मिंदा हैं कि तेरे कातिल जिंदा है। मित्रों, ऐसे लोगों के साथ दूसरे दिन राहुल गांधी जेएनयू में जाकर हाथ से हाथ पकड़ करके खड़ा होता है। बोलो ये राष्ट्र विरोधी हैं कि नहीं है? हैं कि नहीं है? इनको जवाब दोगे कि नहीं दोगे? और ये आजकल MP का कैंडिडेट बनाते हैं। जो लोग पार्लियामेंट में अटैक करने वालों को समर्थन दे, उनको ये पार्लियामेंट का कैंडिडेट बनाए। ऐसे लोगों को पहुंचने दोगे क्या? पहुंचने दोगे क्या? मित्रों, इसलिए मैं आपको बोलने आया हूं कि ये एक तरफ भ्रष्टाचारी, एक तरफ जंगल राज वाले, एक तरफ आरक्षण के विरोधी, एक तरफ मुस्लिम तुष्टीकरण करने वाले लोग, एक तरफ राम विरोधी, एक तरफ सनातन विरोधी, एक तरफ राष्ट्र विरोधी ताकतें खड़ी हैं, तो वहीं मोदी जी के नेतृत्व में प्रखर राष्ट्रवाद से देश के हर कण के लिए समर्पित प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए खड़ी है। और इसीलिए आपसे मैं गुजारिश करने आया हूं, निवेदन करने आया हूं कि आप सब लोग पूरी ताकत के साथ लवली आनंद जी को पार्लियामेंट में भेजिए और 5 साल देश के विकास और विकसित भारत में अपना योगदान कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय बिहार।